हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे आप हर एक क्लास के साथ में। जो आपको एनोटेशन वाली पीडीएफ मिल रही है उसके साथ रिवाइज भी आप करते हुए चल रहे होंगे। आज एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन यहां से भी हमें देखने को मिलते हैं। पिछला जो हमारा चैप्टर था वो काफी लेंदी चैप्टर था। जुडिशरी सिस्टम 3 क्लासेस में कवर हुआ है, तो अगर आपकी एक भी क्लास छूट गई हो तो आप उसको कवर जरूर कर लो। आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी कितने तरीके की होती हैं, किस तरीके से लगाई जाती है, क्या क्या प्रोविजन उसके पीछे होते हैं, क्या क्या उसके ड्रॉबैक होते हैं, देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपस में कई बार लड़ भी जाती हैं उसको लेकर। ये सारी स्थितियां जानने से पहले ये तो जान लें कि इमरजेंसी होती क्या है। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं आपातकाल। आप लोगों ने किसी भी बस में लिखा हुआ देखा होगा, एक खिड़की बनी होती है, उसमें लिखा हुआ देखा होगा आपातकाल। इसके अलावा आपने ट्रेन में देखा होगा कि जहां पर चेन लगी होती है, चेन आप अगर पुल कर दोगे तो ट्रेन रुक जाएगी, उसके ऊपर भी लिखा होता है आपातकालीन स्थिति में। आप जब प्लेन में बैठोगे तो वहां पर भी आप देखोगे कि एक खिड़की बनी होती है जिसमें लिखा रहता है आपातकाल, इमरजेंसी। आखिरकार ये आपातकालीन खिड़कियां बनी क्यों हैं? ये इसलिए बनी है कि किसी भी प्रकार की जब कोई समस्या आ जाए उस केस में आपातकाल स्थिति पैदा हो जाती है। आपातकालीन मतलब इमरजेंसी स्थिति तभी पैदा होगी जब कुछ गड़बड़ हो, जब कुछ डिस्टर्बेंस हो। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इमरजेंसी कभी भी बेहतर सिचुएशन में नहीं हो सकती। इमरजेंसी अपने आप में वर्ड ही नेगेटिव है। तो हम ये भी मान के चलते हैं कि इमरजेंसी जब भी देश में लगेगी तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ अच्छे नहीं होंगे। यही कारण है कि चाहे भारत हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, हर एक देश इमरजेंसी लगाने से बचना चाहता है। तो आज इमरजेंसी के ही बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इमरजेंसी को लेकर प्रोविजन है कि ये कौन कौन सी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में हमारे देश में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते हैं। एक और बात आप अपने दिमाग में तुरंत ये बांध लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको इमरजेंसी लगाने की पावर मिली हुई है, और यह कौन सा व्यक्ति है? यह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इमरजेंसी लगा सकते हैं, अदरवाइज ये पावर किसी के पास नहीं है। चाहे वो राज्य का गवर्नर हो, फिर चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, और चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो, चाहे सीएजी ही क्यों ना हो। हमेशा अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी लगा सकता है तो वो राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इमरजेंसी कितने तरीके की होती है। तो इमरजेंसी जिनका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, ये 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। कौन कौन सी? ये 3 तरीके की इमरजेंसी है। पहली जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, दूसरी जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या इसी को हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, और तीसरी जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इन तीनों इमरजेंसीज लगाने के पीछे अपने अपने एक कारण है। ये कारण क्या है इनको समझते हैं। नेशनल इमरजेंसी, हिंदी में इसी को आपातकाल बोलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी तभी लगाई जा सकती है जब किसी देश ने हमारे देश में हमला कर दिया हो या फिर हमला करने का अंदेशा हो। मतलब हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो किसी देश ने, या फिर आक्रमण करने वाला हो, हमें पता लग चुका है। इन दोनों ही केस में राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कारण और हो सकता है, अगर हमारे देश के अंदर ही आर्म्ड रेबेलियन हो जाए। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब हिंदी में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, मतलब कुछ लोग हथियार लेकर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें। ऐसे में भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। हालांकि उसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं, बट वो प्रकार नेशनल इमरजेंसी का ही है। तो आप नेशनल इमरजेंसी का जो कॉज है उसको सिर्फ ऐसे जाने कि नेशनल इमरजेंसी तभी लगेगी जब हमारे देश को थ्रेट है, हमारे देश की सिक्योरिटी को थ्रेट है। उस केस में ही नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। जबकि दूसरी इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं या इसी को स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, यह तब लग सकती है जब कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम ना कर रही हो, संवैधानिक रूप से अपना काम ना कर रही हो। उस केस में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगा सकते हैं। किसी भी राज्य में अगर एक बार इमरजेंसी लगी तो उस राज्य की जितनी भी पावर है वो सब राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएंगी और वहां पर राज्य सरकार डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और तीसरी जो इमरजेंसी है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तब लगती है जब हमारे देश की सरकार, मतलब केंद्र सरकार के कंसोलिडेटेड अकाउंट में, मतलब जिसको सरकारी खजाना बोलते हैं, उसमें इतना भी पैसा ना हो कि गवर्नमेंट अपने बेसिक संसाधनों को पूरा कर पाए या बेसिक खर्चों का वहन कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर गवर्नमेंट अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दे पा रही है, गवर्नमेंट लोगों के लिए योजनाएं तक लागू नहीं कर पा रही है, इस तरीके के केसेस में राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश में भी लग सकती है या किसी एक पर्टिकुलर राज्य में भी लग सकती है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, इमरजेंसी क्या होती है, और बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन इमरजेंसी लगा सकता है, राष्ट्रपति लगा सकते हैं, और कितने तरीके की इमरजेंसी है? 3 तरीके की इमरजेंसीज हैं। और इसके पीछे के कारण क्या है, इतना आपको अभी तक क्लियरली समझ आ चुका है। इतनी बात अगर समझ आ गई है तो हां बोलिए, ताकि मैं आगे बढ़ूं इसके, क्योंकि ये बिल्कुल अभी मैंने आपको बेसिक बताया है कि कितनी तरीके की इमरजेंसी है और कब कब लिए लग सकती है, इनके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि कारण में काफी कंफ्यूजन होता है।
क्लियर है? तो अब एक एक करके इन तीनों इमरजेंसीज पर हम लोग अप्रोच रखेंगे, बट उससे पहले एक बात समझ लेते हैं। जब कोई असाधारण स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति को मौजूदा प्रशासनिक तरीकों से संभाला नहीं जा सकता। मतलब जो हमारे देश में आर्मी है या राज्यों में पुलिस है, उनसे इस स्थिति को नहीं संभाला जा सकता है। वैसे तो आर्मी सब कुछ ही संभाल लेती है, यहां पर बात हो रही है मौजूदा प्रशासनिक तरीके, लाइक नॉर्मल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे नहीं संभाला जा रहा है। तो उस केस में संविधान आपातकाल लगाने का प्रावधान रखता है ताकि स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। जब स्थिति किसी भी तरीके से गंभीर हो सकती है तब इमरजेंसी लगेगी। इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितने में है? पार्ट 18 में, ठीक है, के अनुच्छेद 352 से 360 तक में बताया गया है। हालांकि इनके लिए 3 मेजर आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन 356 में है, और वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन 360 में है। ये 3 आर्टिकल इनके लिए मूल रूप से बनाए गए हैं। 352 प्लस 4 356 प्लस 4 360, तो 352, 356 और 360 आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें, मतलब कुछ जरूरी आर्टिकल और कुछ कम जरूरी आर्टिकल को अगर हम मिला दें, तो 352 से लेकर 360 तक में पूरे तरीके से तीनों तरीके की इमरजेंसीज का प्रोविजन दिया हुआ है। सोर्सेस क्या है इमरजेंसी के, ये प्रोविजन हमने कहां से लिया हुआ है? तो कुछ चीजें हमने हमारी इमरजेंसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हुई हैं, और बाकी का जो मेन स्ट्रक्चर इमरजेंसी का, ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। जिस तरीके से अभी तक आपने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आपने देखा वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जिसको आज रशिया बोलते हैं। आपने देखा डीपीएसपी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। इसके लिए मेनली आर्टिकल 352 में प्रोविजन है। यहां पर वही चीज लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको बताया कि किस स्थिति में किया जा सकता है। जब युद्ध की स्थिति बनी हो, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। किसी देश ने हमारे देश में आक्रमण कर दिया हो, या आक्रमण करने का अंदेशा भी है, या फिर हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। इन तीनों सिचुएशन में ही राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो आर्टिकल 352 का यूज करके हमारे पूरे देश में या फिर देश के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है, हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए चाइना घुसपैठ करता है, चीनी आर्मी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से एंटर करने लगती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति चाहें तो केवल अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में ही नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि यह पूरा एरिया सील हो जाएगा, हमारी इंडियन आर्मी इनसे निपट लेगी, और जितना लॉ स्ट्रक्चर है वो केवल अरुणाचल प्रदेश में ही थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब होगा, बाकी देश हमारा सुचारू रूप से चलता रहेगा। लेकिन अगर स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो जाए कि पूरे देश में लगाने की नौबत आ जाए, तो भी पूरे देश में भी ये लगाई जा सकती है। घोषणा के आधार क्या हो सकते हैं? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी हमले का अंदेशा हो या खतरा हो। राष्ट्रपति युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के असल में होने से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। वही जो मैंने आपको बोला, अगर अंदेशा भी है कि आक्रमण कोई देश करने वाला है, तो राष्ट्रपति इमरजेंसी को प्रोक्लेम भी कर सकते हैं। प्रोक्लेम का मतलब पहले से ही घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जब पता लग चुका है हमारी इंटेलिजेंस से कि हमें इंटेल मिल चुका है कि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो पता लगा हम इंतजार कर रहे हैं बम गिरने का। नहीं, तो राष्ट्रपति प्रोक्लेम भी कर सकते हैं। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जाता है, तो इसे बाहरी आपातकाल के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी में भी 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और दूसरा इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी वर्ड तब यूज किया जाता है जब किसी देश ने आक्रमण किया हो या आक्रमण करने वाला हो या हमारा युद्ध छिड़ चुका हो उससे, उस केस में एक्सटर्नल इमरजेंसी वर्ड का यूज किया जाएगा, क्योंकि बाहर के देश से हमारा टेंशन है, डिस्टर्बेंस है। जबकि इंटरनल इमरजेंसी वर्ड तब यूज किया जाता है, या इसी को आंतरिक आपातकाल हिंदी में बोलते हैं, जब हमारे देश के ही अंदर किसी ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। मान लीजिए हमारे देश में कोई माओवादी संगठन है, ठीक है, उसने आर्म्ड रेवेलियन कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसको इंटरनल इमरजेंसी का रूप दिया जाएगा। रहेगी वो नेशनल इमरजेंसी ही, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में भी कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? इंटरनल इमरजेंसी। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर हो रहा होगा भाई। सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लियर है भाई? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। ये 44th अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया है। 44वां संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1978 में, 1978 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार गई थी और मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। इससे पहले इसको आंतरिक गड़बड़ी के नाम से जाना जाता था। मतलब अगर आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है तो इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन 44th अमेंडमेंट करके इसको नाम दिया गया आर्म्ड रेबेलियन। प्रॉपर नाम इसका दिया गया, क्योंकि आंतरिक गड़बड़ी में क्लियर नहीं हो रहा था। आंतरिक गड़बड़ियां तो पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, तो इस वजह से इसको प्रॉपर नाम दे दिया गया 44th अमेंडमेंट में कि भाई आर्म्ड रेबेलियन ही ये कहलाएगा, सशस्त्र विद्रोह ही कहलाएगा। ये तो बात हो गई कि नेशनल इमरजेंसी किस केस में लगेगी। अब किस तरीके से ये लगती है या किस तरीके से ये काम करती है? नेशनल इमरजेंसी की घोषणा तो राष्ट्रपति ही करेंगे। पहले ही मैंने आपको बता दिया, कोई भी इमरजेंसी हो, तीनों की तीनों इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर रहे हैं तो इसको संसदीय मंजूरी मिलना भी जरूरी है।
इसे जारी होने की तारीख के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी चाहिए।